नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या, जो अगले 1 घंटे हमारे साथ बनी रहेंगी स्टूडियो से और लगातार आप तक एक अपडेट पहुंचाएंगी। संध्या, सुप्रभात कृतिका, और नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो आज नया सवेरा के माध्यम से हम आपको देश और दुनिया भर की तमाम खबरों से करेंगे अपडेट। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की भी आपको देंगे जानकारी। नया सवेरा में आपको दिखाएंगे आत्मनिर्भर भारत की झलक। साथ ही साथ आपकी सेहत कैसे फिट रह सकती है, इस पर करेंगे बात। टिकटॉक पर भी डालेंगे नजर। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स दौरे पर। सेशल्स में राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही वहां की राष्ट्रीय असेंबली को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। राज्य में भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा बैठक। शांति वार्ता के बीच अमेरिका का ईरान पर हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर हुए हमले के जवाब में की कार्रवाई। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 900 पार। मलबे में फंसे सैकड़ों लोगों की तलाश तेज। लगातार पहुंच रही है अंतर्राष्ट्रीय सहायता। भारत ने भेजी मेडिकल टीम। और फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच जारी। उस्मान डेम्बेले की शानदार हैट्रिक के दम पर फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से रौंदा। सेनेगल की इराक पर दमदार जीत, 5-0 से हराया। आइए नया सवेरा की करते हैं विस्तार के साथ शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 जून तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आखिरी बार साल 2015 में सेशल्स का दौरा किया था और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत भी करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। यह राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और एक सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं। सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister
to visit us, and we welcome him with the warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और सेशल्स की मित्रता केवल दो देशों के बीच रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को लेकर वहां भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। सेशल्स में भारतीय प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 11 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री दोबारा सेशल्स की धरती पर कदम रखेंगे और भारतीयों का उत्साह जो है उसका पारावार नहीं है। कुछ भारतीय समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस आगमन के दौरान। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, सब मिल के तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us, and we welcome him with the warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद। जाहिर तौर पर जब शुरुआत ऐसी है तो जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उत्साह कहां पहुंचेगा। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, विक्टोरिया, सेशल्स। तो भारतीय समुदाय में इस समय काफी उत्साह है, लेकिन वहीं इसके साथ ही सेशल्स का जो बिजनेस समुदाय है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित है। और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। आइए आपको सुनाते हैं। सेशल्स के व्यापारिक समुदाय के, यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था में ही सिर्फ योगदान नहीं दिया है, बल्कि भारत और सेशल्स के बीच के रिश्तों को भी सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर बहुत गहरा किया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इनको क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं भारत और सेशल्स के रिश्तों और बिजनेस को लेकर के आगे? मैं मुक्ता बेनवाता हूँ। मैं इंडिया की बेटी हूँ, सेशल्स की बहू हूँ। मेरे जो ससुर थे यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब मैं सेशल्स में बिज़नेस कर रही हूँ। मेन बिज़नेस हमारा टूरिज़्म का है, पर मैं एक और काम करती हूँ। मैं यहाँ की फर्स्ट लेडी की फाउंडेशन की हेल्थ पिलर हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि हमारा और इंडिया का हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा आदान प्रदान हो। मेरा नाम नरेंद्र राघवानी है और मैं बिल्डिंग सेक्टर में हूँ, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में। वैसे बताया तो इधर सेशल्स को बिल्डिंग करने में हम इंडियनों का, भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नाम वेणुगोपाल है, मैं हैदराबाद से हूँ एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years हियर। मैं तो होरेका फील्ड में हूँ। मैं होटल्स एंड रिजॉर्ट सप्लाई करता हूँ, ऑल्सो FMCG का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूँ। सो इधर देखेगा तो आपको पूरा जो भी ट्रेडिंग का कम्युनिटी है पूरा इंडियंस है। सो सबको इंडिया से सामान चाहिए। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंडिया में इतना मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, वाई कांट वी। सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक चांस है तो कंसोलिडेशन हब्स बना के, जैसे दुबई दुबई और सिंगापुर इतना बड़ा कंसोलिडेशन हब्स है, हमारे लिए भी एक कंसोलिडेशन होना चाहिए इंडिया में। नमस्कार, मेरा नाम गोपी दुबासिया है। मैं श्रीजी ग्रुप सेशल्स लिमिटेड कंपनी में से हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है। आई एम द 3rd जनरेशन यहाँ सेशल्स में।
हम एक छोटे से गांव से आते हैं, मानुकवा से, भुज कच्छ गुजरात से। और हम यहाँ आए तो कंस्ट्रक्शन से शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन में नाउ अब बूमिंग हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है। सो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स हो सेशल्स और अहमदाबाद के बीच में, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। अगर मोर कनेक्टिविटी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो कनेक्टिविटी की एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि उम्मीदें हैं लोगों को, इच्छाएं भी हैं, और उसके साथ ही साथ भारत और सेशल्स के बीच के जो व्यापारिक रिश्ते हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। इनसे बातचीत करके तो दिखता ही है। साथ ही साथ एक विश्वास और साझेदारी की मजबूत डोर से बंधे हुए हैं ये भारतीय मूल के उद्यमी जो सेशल्स की विकास यात्रा में लगातार योगदान दे रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। सेशल्स में योग लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। आज वहां के लोग स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के लिए योग को अपना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता निखिल सिंह की ये रिपोर्ट। योग आज पूरी दुनिया में स्वस्थ जीवन और अच्छी जीवन शैली या अच्छे स्वास्थ्य का पर्याय बन चुका है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया भर में योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस थीम के साथ में योग किया गया। और न सिर्फ योग किया गया बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश भी दिया गया कि योग के जरिए हम अपने आप को मन और शरीर दोनों के जरिए स्वस्थ रख सकते हैं। और ये संदेश सेशल्स में भी भली भांति दिया गया। और सबसे विशेष बात है कि सेशल्स में ये संदेश सिर्फ एक दिन का नहीं है बल्कि लोगों ने इसको अपने रोजाना की जीवन शैली में अपनाया है। कैसे आपको सक्रिय रखने में योगा मदद कर रहा है? डेफिनेटली 50 के बाद शुरू किया, मगर अभी में इतनी मतलब बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल रहती है। और थैंक्स टू आई थिंक मीना एंड वन माय अनदर फ्रेंड आल्सो, शी नो कम नो देन आई से नो, ये एज में मेरा योगा पता नहीं बैंड होएगा ये मगर थैंक्स टू द योगा टीचर आल्सो, जोजेट एंड स्टीव, they doing really good and yes yoga must। यहाँ हर साल और वैसे बीच में भी, साल के बीच में भी इवेंट होते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली जब योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे होता है तभी सभी जगह हम लोग जाते हैं, प्रोफेशनली मिनिस्ट्री में, स्कूल्स में, और योगा के इवेंट करते हैं तो लोगों के दिल आता है। और कभी कभी इंक्वायरी भी आती है कि हमें ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, कौन सा योगा करें। विदेशों के बहुत सारे हमारे साथी लोग आते हैं, जैसे आपको फ्रांस की जो एम्बेसडर है वो हमारे साथ आके योगा कर रही हैं, यूक्रेन की योगा करती हैं, और बाकी कई इटली के हमारे हाई जो एम्बेसडर हैं वो सब आते हैं। तो बड़ी बड़ी जो बाकी जो देशों के लोग हैं, इवन जो रशिया के एम्बेसडर हैं उनके स्टाफ यहाँ पे आके हमारे साथ कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है, एक हमारा जो पहले हम सोचते थे कि सिर्फ भारतीय कर रहे हैं, अब धीरे धीरे विदेशों के जो हमारे जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं। सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी जीवन में समभाव या संतुलन बनाए रखना ही योग है। और भारत की ये प्राचीन परंपरा दुनिया भर में और खास तौर पर आप देख सकते हैं कि सेशल्स में भी ये लोगों को जीवन का कौशल और योग के जरिए संतुलन बनाए रखने का पाठ पढ़ा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, विक्टोरिया, सेशल्स। तो योग की ताकत तो इस समय पूरी दुनिया अपना ही रही है, लेकिन इसके साथ ही भारत और सेशल्स के मजबूत रिश्तों में शिक्षा क्षेत्र की भी अहम भूमिका है। इसका उदाहरण है भारतीय सहायता से सेशल्स में विकसित हुआ एक विद्यालय। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत और सेशल्स के संबंध सिर्फ रणनीतिक और सामरिक ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य निर्माण, शिक्षा और मानव संसाधन विकास तक भी पहुंचते हैं। इस देश के भविष्य निर्माण में भी जुड़े हुए हैं। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये इंग्लिश रिवर सेकेंडरी स्कूल है सेशल्स में, और इसके एक ब्लॉक के निर्माण के लिए भारतीय अनुदान सहायता दी गई है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए दीपक जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइंस डिपार्टमेंट के। The renovation process took place in 2019 and it is very much helpful for the school and the students were very much benefited with this. So we would like to thank for the Indian government for doing this. Every time we knock doors with the Indian High Commission, they are ready to partner with us. And recently also, like for the past 5 years, we've been
sponsored by the Indian High Commission here during the World Health Day celebrations, and it was very helpful. And this year around the sponsorship was much better, and like they gave us some books, and this time they gave some stationery materials for the inter-house competitions that we organize to promote health. So Indian High Commission is very helpful to us, especially when it comes to partnering with children and other activities. तो आपने सुना ये दीपक जी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इंडियन हाई कमीशन किसी भी तरह की सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और अगर वो बात शिक्षा की से जुड़ी हुई हो तो ये तत्परता और भी दिखाई देती है। और चाहे जिस तरह से इस स्कूल के रेनोवेशन में, इस स्कूल के एक ब्लॉक के रेनोवेशन में भारत सरकार ने ग्रांट दिया है, जो सहायता दी है, वो निश्चित तौर पर एक जीवंत प्रमाण है दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी और मित्रता की। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, हिंद महासागर क्षेत्र की साझेदारी और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने विशेष बातचीत की है सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रथीश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इसके मायने हैं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेशल्स में भारत के हाई कमिश्नर रोहित रथीश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस यात्रा के क्या मायने हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, क्या टेकअवेज हो सकते हैं, इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा के महत्व पर बताइए कि इस समय ये यात्रा हो रही है, क्या मायने इससे समझने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के विजिट एक स्टेट विजिट है, वो प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के गेस्ट ऑफ ऑनर है फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अकेला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिस्कशंस होंगे प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के साथ। ये $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा। साथ ही साथ हमारी जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी कैसे आगे बढ़ाएं, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाएं, एयर और सी कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, बिजनेस टाइज और कल्चरल टाइज, ये भी कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब आउटकम्स का एक हिस्सा होगा। जब हम कहते हैं कि 50 वर्ष के राजनयिक संबंध, पिछले 50 वर्षों की अगर हम यात्रा में की टेकअवेज की बात करें, ये कहें कि आज तक हमारे भारत और सेशल्स के रिश्ते कहाँ तक पहुँचे हैं इस यात्रा के विशेष संदर्भ में, और इसको अगर हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ाएं तो चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात करें, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम प्रधानमंत्री का जो महासागर विजन है सेशल्स के साथ में विशेष संदर्भ में, कैसे इसको देखते हैं। देखिए, महासागर विजन इंडिया का एक विजन है जो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। तो प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, हम कलेक्टिवली सारे देशों के साथ जो इस रीजन में हैं, कलेक्टिवली मिलके हम इस रीजन, इस क्षेत्र का जो थ्रेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल फिशिंग है, ये इनका सामना करें। तो इस विजन में सेशल्स बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है, और हमारा कोलैबोरेशन सेशल्स के साथ जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में है या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है, काफ़ी मजबूत है, बायलैटरल भी मजबूत है और रीजनल कोऑपरेशन भी मजबूत है। और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, सेशल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या एसेट्स में या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, समुद्री सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ हम नए फ्रंटियर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस विज़िट के दौरान। प्रधानमंत्री जी, जैसे आप जानते हैं, काफ़ी टेक savvy है और AI की बात होती है और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। इंडिया में भी पिछले 12 साल में आप देखें तो इन क्षेत्रों में इंडिया का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और लीडरशिप में। तो इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि यूपीआई हम सेशल्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स में।
जन औषधि स्कीम, जैसे हम अफोर्डेबल मेडिसिन सेशल्स को पहुंचा सकते हैं थ्रू आवर जन औषधि स्कीम, ये सब इन सब चीज़ों पे आउटकम्स भी होंगे, बातचीत भी होगा। अगर हम कहें कि जिस तरह से सेशल्स के रिश्ते हमारे साथ, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत भी है, रणनीतिक संबंधों को अगर हम थोड़ा आकलन उसका करना चाहें, कैसे आप करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में? देखिए, इंडियन ओशन एक ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का सिक्योरिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी इससे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में, और साथ ही साथ सेशल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो एक ओशन स्टेट है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है, तो सारा इनका जो इम्पोर्ट्स होता है वो बाहर से ही आता है, बाई सी आता है। इनका जो फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री वो ब्लू इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, ओशन पे डिपेंडेंट है। तो दोनों देश ये समझते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर और मोहित जोशी के साथ हमारे इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो सेशल्स में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को आपने सुना, और इसी पर ताज़ा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि सेशल्स में इस समय मौजूद हैं। निखिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की आखिर क्या कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें, भारत को किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 2015 में प्रधानमंत्री सेशल्स गए थे, और उसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही सेशल्स के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि भारत और सेशल्स के जो आपसी संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी है राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की। निखिल। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये यात्रा, जैसे आपने कहा कि भारत को क्या फायदा हो सकता है, भारत और सेशल्स दरअसल दोनों को फायदा हो सकता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये जो हमारी मित्रता है सेशल्स के साथ, वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट और साझेदारी पर विकसित है, जो पिछले कुछ वर्षों से विकसित हुई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अवसर पर यहाँ आ रहे हैं 11 वर्षों बाद, ये भी समझने की जरूरत है। इस वर्ष गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन नेशनल डे, यानी कि जो उनका स्वतंत्रता है उसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं। तो 50 वर्ष किसी देश के 50वां वर्षगांठ किसी देश की स्वतंत्रता की मनाई जाए, और उसमें जिस देश को के मुखिया को बुलाया जा रहा है एक मुख्य अतिथि के तौर पर, तो उसको कितना सम्मान दिया जा रहा है और उस देश को कितना महत्व दिया जा रहा है, ये बात आसानी से समझी जा सकती है। इसके साथ ही साथ भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी यात्रा है। और सेशल्स को नेबरहुड फर्स्ट की कैटेगरी में जब बात हम करते हैं, उस लिहाज से कितना महत्व देता है भारत, ये समझा जा सकता है कि पिछले सिर्फ 9 महीनों में ही लगातार बड़ी यात्राएं, जो वीआईपी दौरे हैं, ये हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री 11 वर्षों के बाद आ रहे हैं, उससे पहले उपराष्ट्रपति हमारे वो अक्टूबर में यहाँ पर आए थे। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हर्मिनी है वो फरवरी में ही उनका भारत में दौरा हुआ था। तो और उसके ठीक बाद इसी वर्ष में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बड़े मौके पर यहाँ पर आना, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में कितनी गहरी मित्रता और एक दूसरे के साथ संबंध है। जो यहाँ पर पीपल टू पीपल टाइज है, बहुत बड़ा देश ये नहीं है, बहुत खूबसूरत देश जरूर है। आप मेरे पीछे खूबसूरत द्वीप जो बीचेस है वो आप देख सकते हैं, लेकिन 1,10,000 या 1 लाख के करीब की यहाँ पर आबादी है, जिसमें 10% भारतीय मूल के हैं। तो भारतीयों की एक बड़ी उपस्थिति है। पर्यटन जो है यहाँ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 40% आमदनी पर्यटन से होती है, उसमें भारत का जाहिर तौर पर और भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, उसमें भारत लगातार योगदान दे रहा है। सिंचाई के जरिए जो सोलर पैनल्स हैं वो लगाए गए हैं, सोलर वाटर पंप्स लगाए गए हैं, वेजिटेबल चिलर्स लगाए गए, और ये सब सोलर से ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि भारत की मदद से। तो इनके रोजाना के जीवन में भारत की उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। और सबसे खास बात है कि सेशल्स के लोग इसको क्रेडिट देते हैं, इसको मानते हैं कि भारतीयों की, चाहे वो भारतीय मूल के लोगों का यहाँ के विकास में योगदान हो, या फिर भारत के सहयोग से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, अभी आपने कुछ स्टोरीज देखी कि चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो सोलर एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, तमाम सारे सेक्टर्स में भारत लगातार एक मित्र की तरह सहयोग
दे रहा है। बिल्कुल निखिल, आपकी कई सारी रिपोर्ट्स हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी, जो साफ तौर पर दर्शा भी रही है कि शिक्षा की बात हो, संस्कृति की बात या फिर योग हो या फिर उद्योग, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं जो हम कहें कि भारत और सेशेल्स के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं, सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा, द्विपक्षीय शिखर वार्ता, भविष्य के रोडमैप को अब आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान जो उपलब्धियां हैं अब आगे कैसे भविष्य का खाका खींचती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, ये जो संबंध है वो लगातार बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं, बहुत तेजी से विकसित हुए हैं, और जिसको कहा जाता है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो वो चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक बड़ा खाका, चाहे वो इस पूरे जो इनकी सेशंस की भौगोलिक स्थिति है उसको भी समझने की जरूरत है। उस लिहाज से ये द्वीपीय देश भले ही छोटा हो, लेकिन इसका बहुत सामरिक रणनीतिक महत्व है जिसको भारत बहुत तरजीह देता है, और सेशल्स भी इस लिहाज से भारत के साथ जुड़ता है क्योंकि कम से कम जो डेमोक्रेसी जैसे जो वैल्यूज हैं उस पर दोनों देश एक साथ जुड़ते हैं, जो भारत की मित्रता निभाने की एक विशेषता रही है और सहयोग की जो विशेषता रही है, उस वजह से भी सेशल्स लगातार भारत से जुड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि पिछले 9 महीने में जिस तरह से वीआईपी विजिट्स, कम से कम 3 बड़ी वीआईपी विजिट्स हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वयं यहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर पहुंच रहे हैं, तो उससे इस द्वितीय देश का महत्व साफ तौर पर समझा जा सकता है। बायलैटरल टाइज की बात आपने कही, व्यापार की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज हो या फिर पर्यटन, जिसकी हम बात सबसे ज्यादा करते हैं, इनके इकोनॉमी में 40% जो है वो पर्यटन है और 1.4 बिलियन इंडियंस। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जब पर्यटन की बात करते हैं और हमने देश में जितना कुछ भी हम देख पाए हैं, घूम पाए हैं, वहां पर ढेर सारे भारतीय हमको पर्यटन की दिखे। तो इनके पर्यटन क्षेत्र में न सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से बल्कि परोक्ष रूप से भी भारतीय सहयोग दे रहे हैं। जब बात चाहे दूसरे सहयोग की हो, समुद्री सुरक्षा की हो, ब्लू इकोनॉमी की हो, जैसे प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, जब हम समुद्री सुरक्षा और डकैती रोधी अभियानों के साथ समुद्री डकैती रोधी अभियानों को जोड़ते हैं, तो वो इसके साथ सीधा कनेक्ट होता है। तो चाहे वो सी रूट की सुरक्षा हो या फिर इनके स्वयं की सुरक्षा की बात हो, भारत हर समय कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर से गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात के 14 प्रमुख शहर अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, मेहसाणा और अमरेली में किया जाएगा। 1 महीने के अंदर पूरे गुजरात में विस्तार का लक्ष्य भी रखा गया है। गुजरात में आपको बता दें कि भारत टैक्सी का जो सॉफ्ट लॉन्च है वो दिसंबर 2025 में किया गया था। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अब तक गुजरात से 1.5 लाख से अधिक सारथी और 7 लाख से ज्यादा ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़े हैं और प्रतिदिन 3500 से ज्यादा राइड्स पूरी की जा रही है।
और इसके बाद गृह मंत्री जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हरियाली अभियान के अंतर्गत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त वो साबरमती विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनता दरबार में भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और गबन मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मुहर्रम के अवकाश के चलते आरोपियों की पेशी स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की रिमांड अभी नहीं मांगी है और अब इस मामले में सोमवार को फिर से आरोपियों की पेशी होगी, जहां पुलिस आरोपियों की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है ताकि उनसे इस पूरे मामले को लेकर आगे की पूछताछ की जा सके। जांच के दौरान पुलिस अब तक आरोपियों से 79,85,000 रुपए बरामद कर चुकी है। और वहीं पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार आगामी सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर ही राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और अब सरकार उसी संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार के इस कदम की जहां कुछ विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही है, तो वहीं अन्य सभी दल इसके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लागू करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। UCC is one of the utmost important bill to be introduced in West Bengal. There are a lot of reasons. I don't want to discuss on that part. Yes, state government decided to introduce UCC West Bengal Bill 2026 on Monday. पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने के सरकार के कदम का जहां विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, वहीं कई अन्य दल इसका समर्थन कर रहे हैं और इसे पूरे देश में लागू किए जाने की बात कर रहे हैं। जहां जहां यूसीसी लेकर आए हैं, उसमें जो हम लोगों ने स्टडी करके देखा है, वो महिलाओं के लिए कोई उसमें फायदा है नहीं, क्योंकि वो केवल एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते। जो वो लोग आने का कोशिश कर रहा है, पूरा वो बिल लेकर हमारा टॉप लीडरशिप पूरा एनालाइज कर रहा है। हमारा जो स्टैंड था, हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो स्टैंड रहेगा, ये आपका सामने होगा। जो संविधान सभा ने तय किया था कि संविधान में यूसीसी होना चाहिए, यूसीसी देश में लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उस यूसीसी के स्वप्न को पूरा करने के लिए जहां पर भी भाजपा एनडीए की सरकारें हैं, वहां पे यूसीसी लागू हो रहा है। Uniform civil code is the need of the hour. Justice to all and appeasement to none. Whether it's a Hindu, a Muslim, a Sikh, a Jain, why shouldn't there be parity of law? बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी संकल्प पत्र में सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान इस वादे को प्रमुखता से उठाया था। सरकार का दावा है कि इससे लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। इस मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर तीखी राजनीतिक बहस होने की संभावना है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो पश्चिम बंगाल यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा भाजपा शासित राज्य बन जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कहा कि बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के विचारों को मार्गदर्शक बनकर आगे बढ़ेगा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्लोगन एक देश एक प्रधान एक विधान एक निशान मोदी जी तो 370-35 রে হাঁটিয়ে করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে আপনাদের সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি আসবে। ভরসা রাখবেন, একটু সময় দেবেন। ল্যান্ড জিহাদ, লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक शुभेंदु सरकार अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से जो वादे किए थे उसको पूरा करने में लगी हुई है और इसी कड़ी में अब बारी आ रही है यूसीसी की। ये किसी भी तरह का जिहाद हो उसे भी खत्म करने की बात साफ तौर पर कही जा रही है। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, किसी भी तरह का, ना केवल जिहाद को खत्म करना है बल्कि उसकी मानसिकता को भी खत्म करना है। संध्या कृतिका, देखिए अगला सोमवार बंगाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसी दिन जो बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन के तहत सोमवार को 5 बिल लाने की बात हो रहा है और उसमें से सबसे अहम बिल है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए 1 घंटा डिस्कशन के लिए उसको समय दिया गया है उस बिल के ऊपर। और साथ ही साथ एंटी सोशल एक्ट भी उसी सत्र में आएगा। ये एंटी सोशल एक्ट क्या है कि आप जानते हैं कि पहले जब यहाँ पर सीए लागू होने की बात हुआ था, जब यहाँ पर वक्फ एक्ट जब लागू होने की बात हुआ था, तब यहाँ पर काफी तोड़फोड़ हुआ था मुर्शिदाबाद, मालदा, उसी इलाके में। तो उसके चलते यूसीसी एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था, उसके साथ साथ ही एंटी सोशल एक्ट भी लाया गया है, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी अगर कोई तोड़फोड़ करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते हैं, जैसे पिछले दिनों रेल के जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर हमला हुआ है, जो नेशनल हाईवे है वहां पर बहुत ब्लॉकेट हुए हैं, वो सारी बातों को माना जा रहा है कि उन सारी बातों को ध्यान में रखकर एंटी सोशल एक्ट भी लाया जा रहा है। और वो काफी सख्त एक एक्ट है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जहां पर गुंडाई का भी डेफिनेशन तय किया गया है कि गुंडा का डेफिनेशन क्या होगा और उसमें क्या क्या सजा हो सकती है। और एसपी को बहुत पावर दिया गया है, एक जिले के एसपी को या किसी भी व्यक्ति को जो गैंग के जो लीडर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और साथ ही साथ इसके ऊपर जब चर्चा चल ही रहा था तो कल शाम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो उनको याद करके जो रविंद्र सदन में एक प्रोग्राम था सिटीजन्स फोरम का, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मन से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ यूसीसी नहीं, यूसी के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ भी उनकी सरकार कानून लाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अपना स्पीच में ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव की घटनाएं की जो निंदा नहीं करते हैं उनके ऊपर भी उनका ये जो रवैया है, ये रवैया बंगाल में नहीं चलेगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का धरती है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का धरती है, ये स्वामी विवेकानंद का धरती है। इस धरती में ऐसे जो देश विरोधी जो कार्यकलाप है वो नहीं चलेगा। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो है योजनाएं वो बना रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वंदे मातरम जो अभी स्कूल में कहा गया कि प्रार्थना पर संगीत पे प्रेयर सॉन्ग में वंदे मातरम गाया जाएगा, तो उसमें उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उठ तो रहे हैं, खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन गला नहीं मिला रहे, ठोट नहीं हिला, तो होठ हिलाएंगे ऐसा व्यवस्था भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार सिर्फ कानून नहीं ला रहा है, कानून के साथ साथ उनका पालन भी हो, इसके ऊपर भी उनका ध्यान है। और इसको लेकर जैसे कि हम लेफ्ट कहें या फिर टीएमसी के जो कालीघाट टीएमसी है, जो ऋतव्रत बंदोपाध्याय के टीएमसी है, जो 2 खेमे में बांट गए हैं, उनका भी विरोध आ रहा है। लेकिन भाजपा का साफ कहना है कि ये उनका संकल्प पत्र में है और संकल्प पत्र के जरिए वो जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट किए थे, वो एक के बाद एक
पूरा करते रहेंगे। और ये माना भी जा रहा है कि अब जब टीएमसी 2 खेमे में बांट चुका है, कौन असली टीएमसी है, कौन नकली टीएमसी है, इसमें जब वो लोग व्यस्त है, तभी बंगाल की जो भाजपा सरकार है, जो मजबूत सरकार यहाँ पर बनी है, वो यहाँ पे राष्ट्रवादी जो चिंता भावनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, राष्ट्रवादी जो सोच है, उसको लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा सरकार जो संकल्प पत्र में जो तमाम वादे जनता से किए गए थे, उन तमाम वादों पर इस समय अमल करती हुई नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। संजय लंबे समय से कई गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक संजय पीजीआई थाना क्षेत्र में हुए चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। इस वारदात के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। देर रात पुलिस को उसके इंदिरा कैनाल रोड पर होने की जानकारी मिली। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में संजय को गोली लगी और घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि संजय कुख्यात अपराधी था। उसने अंबेडकर नगर, अयोध्या और बस्ती समेत कई जिलों में हत्या जैसी सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। वो कुख्यात बदमाश दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा था। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी इस वक्त आ रही है। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के तहत तकलेच चौकी क्षेत्र में शुक्रवार को दूध लेकर जा रही एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा इतना भयावह था कि वाहन में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। सभी शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इधर हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है। राज्य सरकार ने कहा कि ये नामकरण भारत अमेरिका संबंधों और हैदराबाद की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रतीक है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तेलंगाना सरकार का आभार जताया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत के हैदराबाद में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू बना है। इस तरह से सम्मानित होने वाला मैं पहला अमेरिकी राष्ट्रपति हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री सल्लुभट्टी विक्रमार्क पर और भारत में अमेरिकी दूत सर्जियो कोर की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वो इस हफ्ते की शुरुआत में उद्घाटन पट्टिका का अनावरण कर रहे थे। नया नाम वाला डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों के करीब है। और आज विश्व एमएसएमई दिवस है। आज उन करोड़ों उद्यमियों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों को सलाम करने का दिन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। जीडीपी से लेकर निर्यात और रोजगार तक एमएसएमई देश की विकास यात्रा में मजबूत स्तंभ हैं। तो देखिए क्यों छोटे उद्योग भारत के बड़े भविष्य की कुंजी हैं। 27 जून विश्व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल उद्योग जगत का उत्सव नहीं है, बल्कि उन करोड़ों उद्यमियों, कारीगरों, नवाचारकर्ताओं और श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने का अवसर भी है, जो आर्थिक विकास की नींव को मजबूत बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इस दिवस को मान्यता दी थी ताकि दुनिया भर में छोटे और मध्यम उद्यमों की भूमिका को रेखांकित किया जा सके। भारत के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। देश के गाँवों, कस्बों और शहरों में फैले लाखों छोटे उद्योग न केवल रोजगार का सृजन करते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान सरकार की ओर से जो नीतियां हैं इस सेक्टर के लिए, उससे इस सेक्टर को काफी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की तरफ से विशेषतः जो कोलेटरल फ्री लोन एवं मुद्रा स्कीम चलाई गई, इससे यहाँ की जो हमारी आर्थिक दिक्कतें थी इस सेक्टर को, उसमें काफी लाभ हुआ। और इस सेक्टर का भविष्य, इस देश की जनसंख्या जो हमारी एक बहुत बड़ी यूथ मैन पावर है, इसको जॉब प्रोवाइड करने में इस सेक्टर का एक अहम रोल है। आज भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं। ये इकाइयां विनिर्माण, सेवा, कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी सेवाओं और अनेक अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 30%, कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग 36% हिस्सेदारी, भारत की कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान, 11 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार। क्षेत्र कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने में एमएसएमई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आज वैश्वीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर में भारतीय एमएसएमई केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। भारत के छोटे उद्योग दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल, कलपुर्जे, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और आईटी सेवाएं भारतीय एमएसएमई की वैश्विक सफलता के प्रमुख उदाहरण हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान व्यवस्था और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने छोटे उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अभियान, उद्यम पंजीकरण प्रणाली। इन पहलों का उद्देश्य छोटे उद्यमों को वित्त, तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। सरकार अब एमएसएमई को केवल छोटे उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और निर्यात वृद्धि के प्रमुख इंजन के रूप में देख रही है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में एमएसएमई की भूमिका निर्णायक होगी। अगर छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, हरित ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए तो वो भारत को विश्व विनिर्माण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें वर्ल्ड वॉच में। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस जवाब में अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान पर सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडारण ठिकानों के साथ साथ तटीय रडार साइटों को भी अपना निशाना बनाया। तो वहीं ईरान की ओर से दावा किया गया कि दक्षिणी ईरान के सिर्क क्षेत्र में एक पियर के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा है। इसके बाद ईरानी नौसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। और इस बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हाल ही में हुए संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। और इस बीच मध्य पूर्व में कुछ कूटनीतिक प्रगति के संकेत भी मिले हैं। इजराइल और लेबनान ने इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने और इजराइल को लेबनान से अपनी सेना हटाने की बात कही गई है। हालांकि इसके कार्यान्वयन को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने इस समझौते से असहमति जताई है। वहीं दूसरी ओर ओमान के तट के पास हुए जहाज हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने की बात दोहराई है और खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ न देने की चेतावनी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यह हालिया समझौते का उल्लंघन है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 900 के पार हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए तेजी से खोज अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा और बचाव कर्मियों की तैनाती 4200 से बढ़ाकर 11500 कर दी गई। वहीं भूकंप के झटकों से अस्पताल और शॉपिंग सेंटरों समेत सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में लगातार लगे हुए हैं। भूकंप के बाद कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, जिससे लोगों के लिए संपर्क करना मुश्किल हो गया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 10,000 से अधिक लोगों की मौत की आशंका है। और इस वक्त का अपडेट भी आ रहा है कि 4.9 तीव्रता का एक बार फिर भूकंप यहां पर महसूस किया गया है। वेनेजुएला में फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट।
ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें दिलचस्प अंदाज के साथ प्रकाशित हैं। जी हाँ, इन समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली और प्रमुख खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए बलिदान हुए थे 6 भारतीय सैनिक और अब उनके नाम अंकित किए गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में। और ये नाम अंकित करके सरकार ने सार्वजनिक किए हैं। ये नाम पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था इन सभी ने। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वीरों से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन रक्षक व ऑपरेशन हिफाजत 1 के तहत अभी तक अगर हम देखें तो 26,626 बलिदानियों के नाम दर्ज किए गए हैं। अगली खबर है पर्यटन से जुड़ी हुई। आपको बताएं कि पर्यटन प्रेमियों के लिए छिपा गहना है दार्जिलिंग का मिरिक। जी हां, अगर आप भी कहीं घूमने के लिए योजना बना रहे हैं तो आप दार्जिलिंग का रुख भी कर सकते हैं। शांत वातावरण, सुंदर सुंदर झील और चाय बागान, हिमालय की बर्फीली चोटियां आपका सहसा ही मन मोह लेंगी। और अगली खबर है श्रद्धा और विश्वास और साथ ही दान से जुड़ी। दरअसल अगर आपको ओमकारेश्वर में वीआईपी दर्शन करने तो उसके लिए आप खून दान कीजिए और बाबा के वीआईपी दर्शन आप कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि अधिक मास में भगवान की कृपा बरसी है, जहां ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर अतुल मानिक ने ये बात कही है। और अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के पवित्र महीने में लोगों ने दिल खोलकर ब्लड डोनेट किया और बाबा के वीआईपी दर्शन किए हैं। अगली खबर आपको बताते हैं खूनी संघर्षों को किस तरह से पीछे छोड़ा गया और आईआईटी फैक्ट्री बना है ये शहर। जी हां, कभी गोलियों की गूंज सुनाई पड़ती थी। खूनी संघर्षों के लिए बदनाम रहा बिहार का गया जिला आज शिक्षा के दम पर एक नई और शानदार कहानी लिख रहा है। इस साल जब गया के नादिरगंज इलाके के रहने वाले शुभम कुमार ने, आपको बताएं कि एक हार्डवेयर दुकानदार के बेटे हैं जिन्होंने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक की फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि किस तरह से गयाजी में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और विकास ही विकास नजर आ रहा है। तो ये थी समाचार पत्रों में छपी हुई प्रमुख खबरें और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच लगातार जारी है। सेनेगल ने टोरंटो स्टेडियम में इराक पर 5-0 की शानदार जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप की अपनी उम्मीदों को मजबूती से जिंदा रखा। सेनेगल की ओर से पापे गुएये ने 2 गोल किए, जबकि हबीब दियारा, इस्माइल असार और इलिमान निंदियाई ने 1-1 गोल दागा। इस बड़ी जीत के साथ ही सेनेगल की टीम ग्रुप आई में तीसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 32 में पहुंच गई है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में खेले गए एक अहम मुकाबले में फ्रांस के नॉर्वे को 4-1 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही फ्रांस ने ग्रुप आई में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। फ्रांस के लिए उस्मान डेम्बेले ने पहले हाफ में हैट्रिक लगाकर टीम को 3-1 की बढ़त दिलाई, तो वहीं उन्होंने मैच के 7वें, 20वें और 32वें मिनट में गोल किए, जबकि डेज़िरे डुए ने मैच के अंतिम चरण में चौथा गोल दागा। नॉर्वे के लिए एकमात्र गोल थेलोनियस आसगार्ड ने किया। इस हार के बावजूद नॉर्वे 6 अंकों के साथ अंतिम 32 में पहुंच गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके लिए एक दिन एक उत्सव में क्या लेकर के आए हैं खास।
और एक दिन एक उत्सव में बात करते हैं लद्दाख के लेह की, जहां सिंधु नदी के पावन तट पर प्रथम सिंधु कुंभ 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालु, संत, विद्वान और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लेह में आयोजित 5 दिवसीय प्रथम सिंधु कुंभ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। देश के विभिन्न पवित्र नदियों का जल श्रद्धा पूर्वक सिंधु नदी में अर्पित किया गया, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। सिंधु दर्शन यात्रा के विस्तार के रूप में आयोजित ये महोत्सव भारत की सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक एकता का उत्सव बन गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन में 8 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों समेत अनेक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं 156 देशों के जल स्रोतों से लाए गए पवित्र जल को सिंधु नदी में समर्पित किया गया, जिसने वैश्विक सद्भाव, मानव एकता और भारत की आध्यात्मिक परंपरा का अनूठा संदेश दिया। सिंधु कुंभ के दौरान देश भर से आए कलाकारों ने लोक नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। संतों, विद्वानों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। सिंधु नदी के तट पर आस्था और संस्कृति का ये संगम हर किसी को भारतीय सभ्यता की गौरवशाली विरासत से जोड़ रहा है। प्रथम सिंधु कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकात्मता और विश्व बंधुत्व का जीवंत उत्सव है। सिंधु के पावन तट से निकला ये संदेश भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सभ्यतागत गौरव को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का है, और जाने के साथ साथ आपको छोड़े जा रहे हैं चीन के लियान हुआची पार्क में बीजिंग लोटस कल्चर फेस्टिवल की खास तस्वीरों के साथ। आप इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का आनंद लीजिए। मुझे, मेरी सहयोगी कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।